कहानी है एक गांव की, जहां एक ढाबे पर बिहारी लाल चिकन बेचता था। उसके यहाँ एक नौकर था जो बिहारी लाल के लिए चिकन बनाता था। उसके हाथ का बना चिकन लोगों को बहुत पसंद था और लोग बड़े मजे से खाते थे। लेकिन उस आदमी की एक आदत से बिहारी लाल बहुत परेशान हो गया था। एक दिन बिहारी लाल उससे कहता है, देख, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। तू हर बार किसी ना किसी को मुफ्त में चिकन चावल दे देता है। ये ढाबा तेरे पापा का नहीं, मेरा है। तू नौकर है, नौकर की तरह रह और बस ढाबे का मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान दे, समझा ना? हाँ बिहारी लाल सेठ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कोई जरूरतमंद आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये सब मेरी नहीं, तेरी दिक्कत है। अगर तेरे से ये गलती दोबारा हुई तो समझ जाना, इस महीने तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। ठीक है बिहारी लाल सेठ, मैं ध्यान रखूंगा कि ये सब दोबारा ना हो और किसी की मदद करने के लिए मुफ्त में कुछ भी नहीं दूंगा। हाँ, यही तेरे लिए अच्छा होगा। और हाँ, अब से जो भी ग्राहक आए उसे ताजा ताजा गर्मागर्म चिकन खिलाना। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। कब वापस आऊंगा पता नहीं, तब तक ढाबे का काम अच्छे से संभालना। इतना कहकर बिहारी लाल वहाँ से चला जाता है और किशोर चिकन बनाना शुरू कर देता है। वो एकदम ताज़ा चिकन काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और गरम कढ़ाई में मसालों के साथ स्वादिष्ट चिकन तैयार कर देता है। फिर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी वहाँ आता है और किशोर से कहता है, किशोर, तुमने कहा था कि जब जब मुझे भूख लगेगी मैं यहाँ आकर खाना खा सकता हूँ, तो क्या आज भी मुझे एक प्लेट चिकन चावल मुफ्त में मिल जाएगा? चाचा, मैंने कहा तो था, लेकिन आज एक दिक्कत हो गई है। बिहारी लाल सेठ ने आज ही मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने किसी को मुफ्त में खाना दिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी पूरे महीने की तनख्वाह काट लेंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो। चाचा रुकिए, मैं सोच रहा हूँ सेठ अभी यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैंने आपसे वादा किया है तो मुझे अपने जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, मैं आपको चिकन खिला देता हूँ, बस आप किसी से इसके बारे में मत बताइए। तभी किशोर चाचा को चिकन चावल खाने के लिए दे देता है। चाचा भी बड़े मजे से खाना खाते हैं। फिर किशोर का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक मियाँ बीवी ढाबे पर आते हैं और कहते हैं, भाई, हमने देखा कि तुमने उस आदमी को मुफ्त में खाना दिया था। क्या तुम हमें भी खाने के लिए कुछ दोगे? हमें बहुत भूख लगी है और हम इस गांव में नए आए हैं। हमारे पास खाना खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। उन चाचा को मैंने अपनी जुबान दी थी, इसलिए उन्हें खाना दिया। अगर मैंने तुम्हें भी मुफ्त में खाना दे दिया और मेरे मालिक ने देख लिया तो मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे मालिक तो यहाँ नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने हमारी मदद की है? दे दो भाई, मेहमान तुम्हारा भला करेगा। मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन मन में डर भी है कि कहीं सेठ मुझे काम से ना निकाल दें। तुम हमारी मदद कर दो, हम कुछ दिनों में काम करके तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अच्छा, अगर तुम पैसे देने की बात कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे देता हूँ। तभी किशोर उन दोनों मियाँ बीवी को भी खाने के लिए दे देता है। दोनों आराम से खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ बिहारी लाल आ पहुँचता है और ये सब अपनी आँखों से देख लेता है। वाह बेटा वाह, मैंने सब देख लिया कि कैसे तूने इन्हें मुफ्त में खाना दिया है। मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तुझे इतनी अकड़ है कि तू अपने मालिक की बात नहीं मानता। मालिक, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने मुझसे कहा है कि वे कुछ दिनों में मेहनत करके मेरे पैसे लौटा देंगे, इसलिए मैंने इन्हें खाने के लिए दे दिया। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ कोई चैरिटी चला रहा हूँ या लोगों को उधार पर खाना खिलाने बैठा हूँ? ऐसी बात नहीं है सेठ, हम अभी इस गांव में नए आए हैं, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। हम कुछ दिनों में मेहनत करके आपके पैसे लौटा देंगे। अभी हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने उधार लेकर खाना खा लिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग कुछ दिनों में आकर मेरे पैसे दे देना, लेकिन इस नौकर ने मेरी बात नहीं मानी, इसकी सजा तो मैं इसे जरूर दूंगा। सुन बे नौकर, आज से तू यहाँ काम नहीं करेगा। तुझे जहाँ जाना है चला जा, लेकिन आज के बाद इस ढाबे पर कभी मत दिखना। मालिक, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बिहारी लाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और किशोर को काम से निकाल देता है। इसके बाद किशोर उन दोनों मियाँ बीवी के साथ उनके नए घर चला जाता है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना मैं तो सोच रहा था कि अब मैं कहाँ रहूंगा। किशोर भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमारी इतनी मदद की, हमें खाने को खाना दिया और हमारी वजह से आपकी नौकरी भी चली गई। भला हम आपको कैसे अकेला छोड़ देते? हाँ, लेकिन अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा?
और अभी तो तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं है, भला तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? किशोर भैया, आप बहुत हुनरमंद इंसान हैं। मैंने आपके हाथ का बना चिकन खाया है, उसका स्वाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल काम पर जाऊंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, फिर हम किराए पर एक ठेला लेंगे। उसके बाद उसी पर चिकन बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अगर मुझे एक ठेला मिल जाएगा तो मैं अपने हाथ के बने चिकन का स्वाद चखाकर सबको अपना दीवाना बना लूंगा। ठीक है, फिर अब चलो आराम कर लेते हैं, बाकी कल का कल देखेंगे। इधर किशोर और मियाँ बीवी तीनों खुशी खुशी आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिहारी लाल मन ही मन सोचने लगता है, ये किशोर के बच्चे ने मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया, ऊपर से उन मियाँ बीवी की अकड़ तो देखो, मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। लगता है इन्हें पता ही नहीं कि बिहारी लाल क्या चीज है और लोगों का क्या हाल कर देता है। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। इन लोगों को तो गांव से ही बाहर निकलवा दूंगा, फिर देखता हूँ वो नौकर का बच्चा क्या करता है। तभी बिहारी लाल ये सब सोचकर गांव के एक सेठ के पास जाता है। पूरे गांव में वही सेठ लोगों को रहने के लिए घर किराए पर देता था। वहां पहुंचकर बिहारी लाल उससे कहता है, क्या बात है सेठ जी, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है ना? मुझे भूले तो नहीं होंगे? बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आया हूँ। नहीं बिहारी लाल, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी शक्ल पूरे गांव में सबसे अलग है। अगर यहाँ 100 लोगों को भी खड़ा कर दिया जाए तभी मैं तुम्हें आसानी से पहचान लूंगा। बताओ, आज इधर कैसे आना हुआ? असल में सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। आज ही गांव में एक नया मियाँ बीवी का परिवार आया है। मुझे लगता है कि वे लोग आपके पास आए होंगे और आपने ही उन्हें रहने के लिए घर दिया होगा, है ना? हाँ, मैंने उन्हें रहने के लिए घर तो दिया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं तुमसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। तुम उन दोनों को घर से निकाल दो। मेरा उनसे थोड़ा झगड़ा हो गया है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना सा काम कर सकते हो? हाँ बिहारी लाल, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं इस गांव का सेठ नहीं होता। इसीलिए तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उन लोगों को वहाँ से निकाल देता हूँ। इतना कहकर बिहारी लाल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सेठ भी मियाँ बीवी के घर की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुँचकर वो कहता है, सुनो, तुम्हें याद है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुम लोगों को ये घर रहने के लिए दिया था। हाँ सेठ जी, हमें याद है। आपकी ही वजह से हमें इतना सस्ते में रहने के लिए घर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि आज से तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैंने ये घर किसी और को देने का वादा किया था, लेकिन मैं भूल गया था। अभी कुछ ही देर में वो आदमी यहाँ रहने आने वाला है, इसीलिए तुम लोग जितनी जल्दी हो सके ये कमरा खाली कर दो। सेठ, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें आपने अभी अभी तो घर दिया है, हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? देखो, ये सब मैं नहीं जानता। तुम्हें जहाँ रहना होगा वहाँ जाकर रह लेना, लेकिन अभी इसी वक्त ये कमरा खाली कर दो। भैया चलो यहाँ से चलते हैं, इनसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। ये और बिहारी लाल बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमारे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी किशोर मियाँ बीवी के साथ घर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोस्त, मुझे लगता है कि हमने बिहारी लाल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम इस गांव में नए आए हैं, हमें पता नहीं था कि बिहारी लाल इतना बड़ा आदमी है कि उसके कहने पर अब हमें कोई भी रहने के लिए घर नहीं दे रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे ही तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि बिहारी लाल कैसा आदमी है, लेकिन मैंने ही तुम्हें ये बात नहीं बताई। जाने दो। लेकिन अब तुम ये बताओ कि आगे तुम दोनों क्या करोगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी के साथ वापस किसी और गांव चला जाऊँ, क्योंकि अब इस गांव में हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हमें माफ़ कर देना दोस्त, हमारी वजह से तुम्हारा काम तुमसे छिन गया और अब हमें भी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो और किसी दूसरे गाँव चले जाओ। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किशोर उदास होकर हाथ जोड़ता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैंने तो हमेशा सबका भला ही सोचा, लेकिन आज मेरी ये हालत हो गई। क्या दूसरों का भला करने की यही सजा मिलती है? अब आप ही मेरी मदद कीजिए। किशोर भैया, आप इतनी उदासी में भगवान से क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला इस हालत में आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? आपके पास तो खुद कुछ भी नहीं है। बेटा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास सब कुछ होता है। किसी बड़े आदमी ने बिल्कुल सही कहा है।
ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी मदद भी स्वीकार कर लेता हूँ। तभी किशोर चाचा के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद दोनों जंगल के अंदर पहुंचते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते हैं। देखो बेटा, यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मिलेगा। पर चाचा, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ मेरी मुश्किलों का समाधान कैसे मिलेगा? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं यहाँ से लकड़ियाँ काटकर बेचूं और अपना गुजारा करूँ? नहीं बेटा, तू अभी यहाँ ये मंत्र पढ़। तभी बूढ़ा आदमी उसे एक मंत्र बता देता है। इसके बाद किशोर पूरे विश्वास के साथ वो मंत्र पढ़ने लगता है। तेरी मम्मी को बोलूं आंटी, जिसका हो एक बंटी, बजे तेरी घंटी, है मेरी यही विनती, जिसकी ना हो कोई गिनती, काटे चींटी तो लगे चिमटी, बारिश आए छम छम, लेकर छाता निकले हम। इतना मंत्र पढ़ते ही एक जोरदार चमक होती है। उस चमक के बाद किशोर और चाचा उसी जंगल में उसी जगह पर एक ढाबे के सामने खड़े होते हैं। ये देखकर किशोर हैरानी से चाचा से कहता है, चाचा, ये क्या है? ये ढाबा यहाँ कैसे आ गया? आपने ये कैसा जादू कर दिया? किशोर, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। कल ही मेरे सपने में एक आदमी आया था। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक ऐसा जादुई ढाबा है। उसने मुझसे कहा था कि इस ढाबे का इस्तेमाल हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करना। तभी जब मैं तुमसे मिला तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से भगवान पर मेरा भरोसा बना रहेगा और साथ ही मैं लोगों की मदद करना अब भी जारी रखूंगा। किशोर, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। लोगों की मदद करने की तुम्हारी इसी आदत की वजह से आज तुम्हारे साथ इतना अच्छा हुआ है। अब मैं चलता हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपना ढाबा खोलो, खूब पैसे कमाओ और अगर कभी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है चाचा जी, अब आप जाइए और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। बूढ़ा चाचा वही मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। इधर किशोर सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूं? इस ढाबे के बारे में तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। अगर मैं ढाबा खोल भी दूं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ ढाबा खोला है? मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे लोगों को पता चल सके कि मेरा ढाबा यहाँ है। तभी किशोर गांव में एक जगह बोर्ड लगाकर लिख देता है, जंगल की तरफ आइए, यहाँ आपको एकदम ताज़ा और स्वादिष्ट चिकन रोटी मिलेगी। ये देखकर गांव के दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्त, तुम्हें क्या लगता है? जंगल में तो कुछ भी नहीं है। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, फिर ये पोस्टर किसने लगाया होगा? ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि ये पोस्टर किसने लगाया है। मुझे लगता है कि कोई नया आदमी आया है जिसने जंगल में ढाबा खोला है। मैं तो कहता हूँ हमें जाकर देखना चाहिए। और अगर ये पोस्टर किसी ने हमें फंसाने के लिए लगाया हो तो? अगर वहाँ कोई डाकू, चोर या लुटेरा हुआ जिसने हमें लूट लिया, तब हम क्या करेंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ी हैं और मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। अगर कोई हमारे साथ धोखा करने आएगा या चोरी डकैती करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे वहीं सबक सिखा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो चलकर देखते हैं कि ये ढाबा आखिर किसका है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतने सारे हुनर हैं। तुम्हारे पास ब्लैक बेल्ट भी है। मेरे पास तो बस चमड़े का ब्राउन बेल्ट है जिसे मैं जीन्स बड़ी होने पर पहनता हूँ। अरे मूर्ख, छोड़ ये सब, चल मेरे साथ। तभी वे दोनों वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं। ये क्या दोस्त, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। न कोई ढाबा है न कोई आदमी। मुझे लगता है कि किसी ने हमें मूर्ख बनाया है। अरे अभी तो हम जंगल के अंदर घुसे ही हैं। थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अभी से तुम कह रहे हो कि यहाँ कुछ भी नहीं और किसी ने हमें मूर्ख बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ सच में कोई ढाबा होगा। हम इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, भला जंगल के बीच में ढाबा खोलना भी कोई मुमकिन बात है? अरे वही देखने तो हम जा रहे हैं कि जंगल में ढाबा खोलना मुमकिन है या नहीं। अगर सच में ढाबा हुआ तो वहाँ का खाना भी खाकर देखेंगे कि स्वाद कैसा है। आखिर कोशिश करने में क्या दिक्कत है? चलो मेरे साथ। चलो ठीक है, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो देखकर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का ख्याल रखना दोस्त। अरे इतना फालतू सोचना बंद करो और मेरे साथ चलो। तभी वे दोनों और अंदर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां किशोर पहले बूढ़े चाचा के साथ आया था। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कोई ढाबा नहीं है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। अरे यार जरा रुको तो, पहले यहाँ जो लिखा है कम से कम वो मंत्र पढ़कर तो देखते हैं आखिर क्या होता है। तभी उन लोगों में से एक जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करता है।
तेरी मम्मी को बोलूं आंटी, जिसका हो एक बंटी, बजे तेरी घंटी, है मेरी यही विनती, जिसकी ना हो कोई गिनती, काटे चींटी तो लगे चिमटी, बारिश आए छम छम, लेकर छाता निकले हम। मंत्र पढ़ते ही एक जोरदार चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही पल वे दोनों उस रहस्यमयी ढाबे के सामने पहुंच जाते हैं। अरे किशोर भैया, ये कैसी अतरंगी चीज है? मंत्र पढ़ते ही हम यहाँ कहाँ आ गए? अब हम वापस घर कैसे जाएंगे? ये ढाबा यहाँ कैसे आ गया? हमारे साथ ये क्या हो रहा है? कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ। अरे यार जरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। असल में ये एक जादुई ढाबा है। यहाँ आने के लिए वही मंत्र पढ़ना पड़ता है जो तुमने अभी पढ़ा है। पर किशोर भैया, आपको ये ढाबा कहाँ से मिला? आज तक तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे ये ढाबा कहाँ से मिला। बिहारी लाल ने मुझे काम से निकाल दिया था, इसीलिए मैं काम की तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ गया। अब मैं यहीं अपना चिकन रोटी बेच रहा हूँ। वाह किशोर भैया, आप तो बड़े किस्मत वाले इंसान निकले। आपने तो जादुई ढाबा ही ढूंढ निकाला। चलिए अब इस जादुई ढाबे में अपने हाथ का स्वादिष्ट चिकन रोटी खिलाइए। ठीक है, तुम जरा रुको, मैं अभी एकदम ताज़ा ताज़ा चिकन बनाकर तुम्हें देता हूँ। तभी किशोर चिकन बनाना शुरू कर देता है। वो ताज़ा चिकन काटता है, उसमें स्वादिष्ट मसाले मिलाता है, फिर गरम कढ़ाई में डालकर लजीज गर्मा गर्म चिकन तैयार करता है। इसके बाद वो उन दोनों को चिकन रोटी खाने के लिए दे देता है। दोनों बड़े मज़े से चिकन रोटी खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। गाँव पहुँचकर वे जादुई ढाबे की चर्चा हर जगह फैलाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ढाबे पर और भी लोग चिकन रोटी खाने आने लगते हैं। उधर वे दोनों गांव में इसी बारे में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनकी मुलाकात बिहारी लाल से होती है। उन्हें देखकर बिहारी लाल कहता है, क्या बात है भाई, तुम लोगों ने गांव में कैसी अफवाह फैला रखी है। मैंने सुना है कि तुम सबको कह रहे हो कि जंगल में जाओ और वहाँ के ढाबे का खाना खाओ। अरे जंगल में भला कौन सा ढाबा है? बिहारी लाल, लगता है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे पुराने नौकर किशोर ने जंगल में एक जादुई ढाबा खोल लिया है। हम तो बस लोगों से कह रहे हैं कि एक बार वहां जाकर उसका स्वादिष्ट खाना जरूर खाकर आएं। क्यों, क्या तुम किशोर के नौकर हो जो उसके ढाबे का इतना प्रचार कर रहे हो, या फिर उसने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए हैं? बिहारी लाल, बात पैसों की नहीं है। बात ये है कि वो ढाबा बहुत ही जादुई है। वहां जाने के लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। मंत्र पढ़ते ही तुम यहाँ से गायब होकर सीधे उस ढाबे पर पहुंच जाते हो। वहां जाकर बहुत मजा आता है। इसलिए तो हम पूरे गांव में सबको बता रहे हैं, ताकि हर कोई वहां जाकर उस जादुई ढाबे का आनंद ले सके। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे भी बताओ, मुझे कहाँ जाना होगा? मैं भी जाकर देखता हूँ कि उस नौकर ने ऐसा कैसा जादुई ढाबा खोल रखा है जिसकी वजह से मेरा धंधा ठप पड़ता जा रहा है। तभी वे दोनों बिहारी लाल को उस जगह का रास्ता बता देते हैं। बिहारी लाल तुरंत उस जगह की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो उसी जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे वही बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा मंत्र पढ़कर वो भी मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। तेरी मम्मी को बोलूं आंटी, जिसका हो एक बंटी, बजे तेरी घंटी, है मेरी यही विनती, जिसकी ना हो कोई गिनती, काटे चीटी तो लगे चिमटी, बारिश आए छम छम, लेकर छाता निकले हम। इतना मंत्र पढ़ते ही बिहारी लाल जादुई ढाबे के सामने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो किशोर से कहता है, क्या रे किशोर के बच्चे, ये कैसा जादू कर रखा है तूने? और ये ढाबा यहाँ कहाँ से आ गया? जल्दी बता, आखिर तूने क्या किया है? बिहारी लाल, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये ढाबा तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम बस इतना समझ लो कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे ये ढाबा मिल गया। ये ढाबा यहाँ कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता। एक काम कर, तू ये ढाबा मुझे दे दे और जो मेरा ढाबा है वो तू रख ले। आखिर मैं तेरा मालिक हूँ, इतना तो मेरा नौकर अपने मालिक के लिए कर ही सकता है। बिहारी लाल, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा नौकर और वो भी मैं? कहीं तुम दिन में सपने तो नहीं देख रहे? कुछ ही दिन पहले तो तुमने मुझे काम से निकाला था और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मेरी जूती बने तुम्हारा नौकर। अच्छा, मतलब तू मुझे ये ढाबा नहीं देगा, यही कहना चाहता है ना तू? हाँ बिहारी लाल, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये ढाबा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लेना। ठीक है बेटा, तू इंतजार कर। कल मैं फिर तेरे ढाबे पर आऊंगा और फिर देखना तेरे साथ क्या करता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, कल तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगा। अब मुझे ये बता कि मैं वापस कैसे जाऊं? जिस मंत्र को पढ़कर तुम यहाँ आए थे, उसी मंत्र को पढ़कर तुम वापस भी जा सकते हो। अब वही मंत्र पढ़ो और यहाँ से चले जाओ।
तभी बिहारी लाल वही मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। बिहारी लाल के गायब होते ही किशोर मन ही मन सोचने लगता है, ये बिहारी लाल मेरा पीछा कब छोड़ेगा? जब वो मेरा मालिक था तब भी मुझे चैन से जीने नहीं देता था। अब तो मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे जीने नहीं दे रहा। अगर वो कल ढाबे पर आकर कोई गड़बड़ करेगा तो कहीं ये ढाबा भी मेरे हाथ से ना चला जाए। मुझे अभी चाचा से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे मिल लेना। तभी किशोर भी वही मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पूरा होते ही वो वहाँ से गायब होकर जंगल में आ जाता है। जंगल में पहुँचते ही उसे सामने चाचा दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही किशोर उनके पास जाता है और कहता है, चाचा जी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। किशोर, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हें क्या दिक्कत हुई है। दूसरी दुनिया में जो भी होता है मुझे सब पता चल जाता है। इसलिए मुझे ये भी मालूम है कि बिहारी लाल तुम्हारे ढाबे पर आया था और उसने तुम्हें धमकी दी है। तुम उसी का हल जानना चाहते हो ना, कि आखिर तुम बिहारी लाल से हमेशा के लिए पीछा कैसे छुड़ा सकते हो? हाँ चाचा, मुझे आपसे यही मदद चाहिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि बिहारी लाल दोबारा उस दूसरी दुनिया वाले ढाबे पर कभी ना आ पाए। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। पीछे जो ये बोर्ड लगा है ना, जिस पर मंत्र लिखा है, उसके नीचे बिहारी लाल लिखकर उसके नाम पर एक बड़ा सा कांटा लगा देना। उसके बाद बिहारी लाल कभी भी तुम्हारे ढाबे पर नहीं आ पाएगा। वो जब भी आने की कोशिश करेगा कहीं और ही जाकर गिरेगा। अच्छा चाचा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। और हाँ किशोर, आज आखिरी दिन है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं कहाँ से आया था और कहाँ चला जाऊंगा ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ कि अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये जादुई ढाबा भी दे दिया है और हर मुसीबत से बचने का उपाय भी बता दिया है। इसके बाद किशोर भी बोर्ड के पास जाता है। उस पर बिहारी लाल का नाम लिखकर उसके ऊपर बड़ा सा कांटा लगा देता है। दूसरी तरफ बिहारी लाल अपना ढाबा खोलकर चिकन बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, किशोर कहाँ चला गया? वो तो मुझे मुफ्त में चिकन खिला दिया करता था। क्या तुम भी मुझे खाने के लिए थोड़ा सा चिकन दोगे? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे ओ गरीब चाचा, मेरे यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है जो मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दे दूं। तुम्हारी वजह से ही मैंने किशोर को काम से निकाल दिया था और अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दूंगा। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, वरना अभी ऐसी लात मारूंगा कि सीधे मुंबई पहुंच जाओगे। बेटा, ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरी उम्र तो देखो, तुम्हारे पास इतना सारा चिकन चावल है, मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। अरे ओ गरीब, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर मैंने तुझे एक बार मना कर दिया तो बार बार जबरदस्ती खाना क्यों मांग रहा है? चल यहाँ से दफा हो जा। खाना तो मैं फेंक दूंगा, लेकिन तेरे जैसे गरीब को मुफ्त में एक निवाला भी नहीं दूंगा। बिहारी लाल, अगर तूने आज मुझे खाना दे दिया होता तो जिस तरह मैंने किसी और को जादुई ढाबा दिया उसी तरह मैं तुझे भी जादुई ढाबा दे देता। लेकिन मुझे लगता है कि तेरे जैसा आदमी कभी नहीं बदलेगा, इसलिए तू जादुई ढाबे का सपना भूल जा। अरे चाचा, रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आप जितना चाहे उतना खाना खा लीजिए, बस मुझे वो जादुई ढाबा दे दीजिए। चाचा जी प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। चाचा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिहारी लाल गुस्से में मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आ गया कि किशोर को ये ढाबा कहाँ से मिला। ये सब उसी गरीब बूढ़े आदमी की वजह से हुआ है। उसी ने किसी जादुई मंत्र से किशोर को ये जादुई ढाबा दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर ये ढाबा मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। मैं अभी जाता हूँ और उस ढाबे में आग लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि किशोर का बच्चा क्या करता है। इतना सब सोचकर बिहारी लाल उसी जगह पहुंच जाता है जहां मंत्र लिखा हुआ था। वो देखता है कि मंत्र के नीचे उसका नाम काटा हुआ है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पूरा होते ही वो वहां से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो सीधे जाकर कचरे के ढेर में गिरता है। बिहारी लाल को लगता है कि शायद उसने मंत्र गलत पढ़ लिया। वो फिर से वापस आता है, दोबारा मंत्र पढ़ता है, लेकिन इस बार भी सीधे कचरे के ढेर में ही जा गिरता है। वो बार बार यही कोशिश करता है, मगर हर बार उसी कचरे के ढेर में पहुंच जाता है। अब बिहारी लाल पूरी तरह परेशान और हैरान हो चुका था। ये हो क्या रहा है? कब से मैं जादुई ढाबे पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं इस कचरे के ढेर में ही क्यों गिर जा रहा हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
बिहारी लाल गुस्से में खुद से बातें कर रहा होता है। तभी उसे अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बिहारी लाल? यही सोच रहा है ना कि तेरे साथ ये क्या हो रहा है? तू जादुई ढाबे पर क्यों नहीं जा पा रहा है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरे सामने आकर बात करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ऐसे छिपकर क्यों बात कर रहे हो? और मुझे ये भी बताओ कि मैं जादुई ढाबे पर कैसे जाऊं? बिहारी, तू उस जादुई ढाबे पर अब कभी नहीं जा पाएगा। मैंने उस ढाबे की तेरी सदस्यता हमेशा के लिए समाप्त कर दी है, इसलिए अब चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पता चल गया था कि तू किशोर के ढाबे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब जा, अपना ढाबा संभाल और किशोर से बदला लेने का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दे। ये सब सुनकर बिहारी लाल चुपचाप अपने मन से बदले की भावना निकाल देता है और वहां से चला जाता है। उधर किशोर भी अपने जादुई ढाबे को ईमानदारी और मेहनत से चलाने लगता है।